जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल आईक्यू स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। और आपको हमारी धाकड़ सीरीज की सभी क्लासेस कैसी लग रही हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। कैसी लग रही है आपको ये सीरीज? जो सीरीज का टाइमिंग है सुबह 7 बजे हरियाणा जीके, जिसके साथ में आपको हरियाणा करंट अफेयर्स मंथली करवाई जाएगी। सुबह 11 बजे आपको इंडिया जीके यानी कि जीके जीएस की क्लास, दोपहर को 2 बजे साइंस की क्लास, और डेली रात को 9 बजे आपको मैथ की लाइव क्लास देखने को मिलती है। कल हमारी जो मैथ की लाइव क्लास थी उसके अंदर थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था, तो उसकी वजह से जो है क्लास नहीं हो पाई थी। हुई थी लेकिन 10-15 मिनट जो है बचे थे क्लास में। 9 से 10 हमारी क्लास चलती थी तो बंद हो गई थी बीच में। तो डेली आपको दोपहर को 2 बजे क्लास देखने को मिलती है। आज हमारी क्लास नंबर 3 है। प्ले लिस्ट बनवा दी है इनकी। जिन्होंने पहली क्लास ज्वाइन नहीं की है पहले वाली, वो प्ले लिस्ट से जाकर सभी क्लास को रिवाइज कर सकते हैं। हरियाणा ग्रुप डी के लिए कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका प्राइस 230 रुपीज प्राइस रहेगा। हरियाणा करंट अफेयर्स आपको मिलेगी 2 साल की, और सभी सब्जेक्ट के पीवाईक्यू आपको मिलेंगे व्हाट्सएप के ऊपर। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लेना। टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को और इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेना अगर आपने अभी तक भी फॉलो नहीं किया है। तो कल की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। होमवर्क भी दिया था कि जो खरपतवार हैं वो क्या होते हैं, वीड प्लांट किनको बोलते हैं। आपने देखा होगा, आप खेती करते होंगे आपके घर में, या कुछ गमले होंगे, कुछ बगीचे होंगे, उनके अंदर बिना ना तो आप बीज डालते हैं, कुछ नहीं डालते हैं, वो अपने आप उग जाते हैं पौधे। वो पौधे क्या हो जाते हैं, अपने आप उगते हैं। उनके लिए आप कुछ अलग से चीजें नहीं करते, यानी कि अनचाहे उगे पौधे, अनवांटेड प्लांट ग्रोविंग। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और आपने बहुत बार देखा होगा, गेहूं लगाते हो, धान लगाते हो, आप उनके अंदर से वो जो अनवांटेड पौधे हैं, अनवांटेड जो प्लांट है, उनको हाथ से निकालने का काम भी करते हो। ठीक है। नेक्स्ट, उन्हीं को खरपतवार बोला जाता है। झाड़ी पौधे की पहचान करने के लिए हमें निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। आइडेंटिफाई ए सर्व वी मस्ट हैव दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? क्या इनका तना जो है वो कठोर होता है? बिल्कुल, देखिए, जब आप कोई भी झाड़ी होगी ना, उसका तना बहुत कठोर होता है। उस झाड़ी को आप उखाड़ बहुत मुश्किल से उखाड़ पाओगे, उसका तना कठोर होता है। तना काफी मोटा होता है। देखिए, झाड़ी का जो तना है वो काफी मोटा नहीं होता है। इनकी शाखाएं तने के आधार के समीप से ही निकलती हैं। आपने कोई झाड़ी देखी होगी, झाड़ी के जो शाखाएं हैं, जो ब्रांचेज हैं, वो बिल्कुल उनके पास से ही निकलती हैं। जैसे पेड़ की क्या होता है, पेड़ का पहले तना होता है और तने से ऊपर उनकी ब्रांचेज स्टार्ट होती है, लेकिन झाड़ी की उनकी नीचे से ही स्टार्ट हो जाती हैं, उनके पास से ही, तने के पास से ही। तो पहला और थर्ड ऑप्शन इसके अंदर क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। सही कथन हमें बताना था, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्पी लता के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए, विसर्पी लता, पहली बात तो क्या होते हैं, जिसको आप करीपर बोलते हैं, करीपर। आपने देखा होगा तरबूज की या खरबूजा की जो बेल होती है, यानी कि जिसकी जो बेल है, वो पौधे खड़े नहीं हो पाते, वो नीचे की जमीन पे फैल जाते हैं। वो पौधे सीधे नहीं खड़े हो पाते, वो जमीन पे फैल जाते हैं। आपने बेल देखी होगी, कोई बेल, उसी को आप विसर्पी लता बोलते हैं, उसी को आप क्रीपर बोलते हैं। जो जमीन पे फैल जाते हैं, यानी कि पौधे वो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, उन्हीं को विसर्पी लता बोलते हैं। ठीक है। उनका तना जो है बहुत कमजोर होता है और वो सीधे खड़े नहीं हो पाते, तो इनका तना क्या होता है, सुदृढ़ होता है। इट्स स्टेम इज स्ट्रॉन्ग, क्या उनका जो तना है वो स्ट्रॉन्ग होता है? गलत बताना है तो गलत यही है इसके अंदर। उनका तना बिल्कुल कमजोर होता है, इसलिए तो वो खड़े नहीं हो पाते हैं। ये सीधे खड़े नहीं हो सकते, भूमि पर फैले होते हैं, तना कमजोर होता है। पहला ऑप्शन इसके अंदर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधे कौन कौन से होते हैं, शाक का, झाड़ी का, वृक्ष का? भाई सभी तो ये पौधे हैं, सभी पौधे की श्रेणी के अंदर आते हैं। ठीक है। इनमें आपको ज्यादातर ब्रांचेज नहीं देखने को मिलती, बड़ी बड़ी शाखा नहीं इनको आपको देखने को मिलती, शाक, झाड़ी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पौधे जो अन्य वस्तु के सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? जैसे आपने खेतों में घिया यानी कि जिसको आप लौकी बोलते हो, लौकी की बेल तो आपने देखी होगी। जब आप लौकी की बेल लगाते हो, लौकी की बेल या तो आपके खेत में कूप रहता है ना, तूड़ी का जो कूप रहता है, भूसे का जो कूप रहता है, उसके सहारे उस बेल को चढ़ा देते हो या कोई लकड़ी खड़ी कर देते हो, यानी कि कुछ न कुछ तरीके से वो ऊपर चढ़ जाती है। जो पौधे किसी वस्तु की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? आरोही पौधे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आरोही पौधे उन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, ये जो पौधे हैं ये शाख और जो झाड़ी होती है और जो अन्य पेड़ होते हैं उनसे अलग होते हैं। ठीक है, इनको आप विसर्पी लता भी बोल सकते हैं, विसर्पी लता। लेकिन विसर्पी लता क्या होते हैं, क्रीपर क्या होते हैं, वो जमीन पे फैलते हैं। लेकिन वो कुछ विसर्पी लता पौधे ऐसे हैं, कुछ बेल ऐसी हैं, जब आप उनको सहायता दोगे तो ऊपर की तरफ खड़े हो जाते हैं, यानी कि ऊपर चढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का संवहन किसके द्वारा होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यानी कि पौधों के अंदर जो जल है किसके माध्यम से पहुंचता है? तो वो तने के माध्यम से पहुंचता है, स्टेम के माध्यम से पहुंचता है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तने में जो जल है वो ऊपर की ओर चढ़ता है, तना जो है वो जल का संवहन करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है, और जल के माध्यम से ही, तने के माध्यम से ही खनिज जो है वो पौधे के अंदर पहुंच पाते हैं। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है। पहला और दूसरा कथन पढ़िए और बताइए कौन सा कथन इसके अंदर सही है। तना जल और खनिज को पतली नलिकाओं के द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। द स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू थिन ट्यूब्स। पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधे के विष संग्रहित होता है। द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द स्टेम टू द प्लांट टॉक्सिन्स। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया जो जल है वो पूरे पौधे के अंदर तने के माध्यम से ही जाता है, और जो खनिज है वो जल के साथ में तने के माध्यम से पूरे वृक्ष के अंदर जाते हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? पहला और दूसरा, दोनों के दोनों कथन इसके अंदर सही हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग पूरे पौधे को पानी का संचालन करता है? अभी मैंने आपको बताया जो तना है वो पूरे पौधे तक, पत्ती तक जल पहुंचाने का कार्य करता है, और जो पौधे की पत्तियां हैं, जो लीफ हैं, वो उसी जल का प्रयोग करके भोजन बनाती हैं, और पत्तियों से कुछ जल की जो मात्रा है वो इवेपोरेट हो जाती है, उसका वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा रहता है वह क्या कहलाता है? पत्ती का कौन सा भाग है जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा रहता है? उसको आप बोलते हैं पर्णवृत्त, यानी कि आप उसको लीफ भी बोल देते हैं, पर्णवृत्त। पत्ती के जो चपटा जो हरा भाग है उसी को, जिसके माध्यम से वो जुड़ी होती है तने से। आपने देखा होगा जैसे कोई वृक्ष है, इसकी टहनी है तो इससे ऐसे पत्ती जुड़ी होती है, तो जिसके माध्यम से वो जुड़ी होती है, जैसे टहनी है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे ये टहनी है तो पत्ती इस माध्यम से ऐसे जुड़ी रहेगी, इससे ये पत्ती ऐसे जुड़ी रहेगी। जिस माध्यम से जुड़ी रहती है तने से उस भाग को पर्णवृत्त बोला जाता है। लीफ उसको आप बोल देते हो, पर्णवृत्त बोलते हो। ठीक है, और जो पत्ती का जो ऊपर वाला जो चपटा जो भाग होता है, समतल जो भाग होता है, उसको आप प्लैंक बोलते हो, फलक बोलते हो। नेक्स्ट, पत्ती का चपटा हरा भाग को क्या कहा जाता है? फलक कहा जाता है, प्लैंक कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्लास को शेयर करते रहा करो अगर आपको अच्छी लगती है तो। पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सही है? पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। द पैटर्न ऑफ द वेन्स इन द लीफ इज कॉल्ड द वेन कॉन्फ़िगरेशन। इट कैन बी ए रेटिकुलम और पैरेलल। यह जालिका रूपी अथवा समानांतर हो सकता है। पत्ती में पर्णवृत्त और फलक होते हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करती हैं। द लीव synthesize the मंड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट ऑफ द कॉर्टेक्स। तो सही कथन बताना। देखिए सबसे पहले तो पत्तियों की शिराओं का जो प्रतिरूप शिरा होता है उसको पत्तियों में शिरा का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। ठीक है, देखिए आपने पत्ती देखी होगी और पत्ती के ऊपर कुछ डिजाइन बने होते हैं ऐसे इस प्रकार से, और पत्ती के बीचों बीच एक डंठल होता है इस प्रकार का। ठीक है, पत्तियों के ऊपर जो डिजाइन होता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को शिरा विन्यास कहते हैं। और ये किसके द्वारा बनाया जाता है? पत्तियों के शिराओं के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ये जो डिजाइन है, ये जो मध्य वाली जो चीज है इसके दोनों तरफ होता है ये डिजाइन। ठीक है, तो ये जो सिरा है विन्यास है ये जालिका रूपी कहलाता है। ठीक है, ये जो सिरा जो विन्यास है क्या कहलाता है? जालिका रूपी कहलाता है। बल्कि समानांतर हो सकता है, समानांतर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि पत्तियों में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। नहीं, शिरा विन्यास उसको बोलते हैं, पत्तियों के डिजाइन को शिरान्यास बोलते हैं। पत्तियों के जो सिरा है ना उसको शिरा विन्यास नहीं बोलते, उनके डिजाइन को बोलते हैं वेन कॉन्फ़िगरेशन। तो पहला गलत है। पत्ती में पर्णवृत्त भी होते हैं, पत्ती में फलक भी होते हैं। पत्ती में पर्णवृत्त भी होते हैं और फलक भी होते हैं। मैंने आपको बताया पर्णवृत्त किसको बोलते हैं? पत्ती जो है तने से जब जुड़ी होती है, जिस भाग के माध्यम से वो जुड़ी होती है उसको पर्णवृत्त कहते हैं, और जो हरा भाग होता है पत्ती का उसको फलक कहते हैं। ये कथन सही है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करती हैं। देखिए मंड किसको बोलते हैं? स्टार्च को बोलते हैं। मंड किसको बोलते हैं? स्टार्च को बोलते हैं। तो वैसे सही कथन इसके अंदर पूछा गया है, आप पहले को भी सही बोल सकते हो, सेकंड को भी और थर्ड को भी। तो इनमें से सभी कथन सही है। डी ऑप्शन को लगाओगे आप। कौन से ऑप्शन को लगाओगे? डी ऑप्शन को। वैसे शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास बोला इसने, लेकिन डिजाइन को भी आप शिरा विन्यास बोलते हैं, वेन कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करती हैं। ठीक है, मंड यानी कि जिसको आप स्टार्च बोलते हैं, उसका संश्लेषित करती है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन की पहचान आपको करने की। गलत कथन कौन सा रहेगा? जड़ें क्या काम करती हैं? जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। बिल्कुल सही बात है। जड़ें पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। रूटेड प्लांट्स फर्मली इन द सॉइल। सही है। जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जो जड़ें हैं वो मूसलाधार होती हैं। देखिए दो प्रकार की जड़ें होती हैं, एक होती मूसला जड़ और एक होती रेशेदार। जैसे आपने कोई पौधा देखा होगा, मान के चलो ये कोई पौधा है, ठीक है, और जो इस पौधे की जो जड़ है, ठीक है, सीधी आएगी, यानी कि ज्यादा फैलती नहीं है, एक सीधी आएगी इसकी जड़ बिल्कुल। और एक पौधा यहाँ पे एक ऐसा है जिसकी जो जड़ है वो ऐसे 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 बहुत दूर दूर तक फैलेगी। जिसकी जड़ नहीं फैलती है उसको आप मूसलाधार जो है जड़ बोलते हैं, मूसला जड़ बोलते हैं। और जिसकी जड़ जो फैलती है उसको आप रेशेदार जड़ बोलते हैं। उसको आप क्या बोलते हैं? रेशेदार जड़ बोलते हैं। तो जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसलाधार नहीं होती हैं, रेशेदार होती हैं। ये कथन इसके अंदर असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य। इनके टोरेंशियल बोलते हैं उसको। जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं। ठीक है, रेशेदार होती हैं, मूसलाधार नहीं होती हैं, रेशेदार होती हैं, फाइब्रस होती हैं। तो सी ऑप्शन इसके अंदर गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक जड़ नहीं है? गाजर, टेपियोका, चुकंदर और आलू। देखिए
टेपियोका जो है ये साउथ साइड में ज्यादा होता है, केरला साइड में ज्यादा होता है, बेंगलुरु साइड में ज्यादा होता है। इसे चिप्स भी बनते हैं। टेपियोका एक फल का काम भी करता है और एक चिप्स भी बनते हैं इसे, टेपियोका नामक से। ठीक है, तो जड़ इसमें से कौन सा नहीं है? आलू। आलू क्या है? आलू एक तना है, आलू एक स्टेम है। बाकी गाजर, टेपियोका, चुकंदर ये सब किसका उदाहरण है? जड़ों का उदाहरण है। और मैंने आपको बताया जड़ें क्या करती हैं? मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, और तने के माध्यम से, स्टेम के माध्यम से जो जल है और जो खनिज है उनको पत्ती और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचता है। फिर पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया के माध्यम से अपना पौधों का भोजन बनता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन। आलू एक तना है, आलू एक स्टेम है। ठीक है, आलू क्या है? एक तना है, स्टेम है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन। पौधे के प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था और मैं खुद इस क्वेश्चन को गलत करके आया था भाई, हरियाणा ग्रुप डी के अंदर, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन था। 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, 4थी क्लास में पढ़ते हैं, फिर भी गलत हो गया। पौधे के प्रकाश संश्लेषण के लिए मैंने समझा क्या आवश्यक है, मैंने ये नहीं देखा था उस टाइम पे। पता था क्वेश्चन का, लेकिन नहीं देखा, नहीं देखा तो नहीं हो गया। पौधे के प्रकाश संश्लेषण के लिए इनमें से आवश्यक क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है भाई। क्लोरोफिल आवश्यक है, जल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। बल्कि पौधे प्रकाश संश्लेषण, जिसको आप फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्लांट फोटोसिंथेसिस, उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, बल्कि पौधे तो ऑक्सीजन को निष्कासित करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और वही ऑक्सीजन हमारे सांस लेने के लिए काम आती है। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। जड़ें मिट्टी से अवशोषित करती हैं। द रूट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोयल। जड़ें मिट्टी से क्या अवशोषित करती हैं? गैस करती हैं, गलत। पानी करती हैं, बिल्कुल सही रहेगा। खनिज भी करती हैं, बिल्कुल सही रहेगा। भोजन नहीं करती है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही रहेगी, बाकी स्टेटमेंट इसके अंदर गलत है। क्यों? भोजन थोड़ी करती हैं भाई। जब पानी जाता है ऊपर तने के माध्यम से, तभी जो पत्तियां हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से भोजन का निर्माण करती हैं। तो डी ऑप्शन इसके अंदर जो है करेक्ट रहेगा। स्त्री केसर का भाग नहीं है। देखिए पौधे के अंदर बहुत सारे भाग होते हैं। स्त्री केसर होता है, पुकेंसर होता है, बीजांड पाया जाता है, बहुत सारे भाग होते हैं। अंडाशय होता है, वर्तिकागर होता है, ठीक है, जिसको आप वर्टिकल टिप बोलते हैं, एंथर बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। तो स्त्री केसर का इनमें से कौन सा भाग नहीं है? स्त्री केसर का इनमें से वर्टिकल टिप भी एक भाग है, ओवरी यानी कि अंडाशय भी है, और स्टिग्मा भी है। जबकि जो पराग कोश है यानी कि जो एंथर है वो स्त्री केसर का भाग नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूं, जो एक फूल होता है ना, फूल होता है, मान के चलो एक फूल है, ये बीच वाला यहाँ पे जो भाग होता है उसको अंडाशय बोलते हैं, अंडाशय। और ये जो भाग होता है उसको आप वर्तिका बोलते हो, यानी कि वर्टिकल टिप बोलते हो। और ये जो भाग होता है उसको आप वर्तिकागर बोलते हो, वर्तिकागर। ठीक है, वर्टिकल टिप बोलते हो, वर्तिका, वर्तिकागर और अंडाशय। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, याद करने आपको कौन सा इनके कौन कौन से भाग हैं। पुंकेसर का भाग इनमें से कौन सा नहीं है? आपने फूल देखा होगा, ऐसे पत्ती देखी होगी, ये फूल हो गया। ये जो भाग होता है इसको आप क्या बोलते हो? पराग कोश बोलते हो, पराग कोश, एंथर बोलते हो आप इसको, एंथर। तो इसमें से पूछा पुंकेसर का भाग कौन सा नहीं है? पराग कोश, पराग कण भी, पोलन भी होता है, फाइबर यानी कि तंतु भी होता है, लेकिन वर्तिका नहीं होता है, स्टिग्मा नहीं होता है। स्टिग्मा मैंने आपको बताया किसका भाग होता है? स्त्री केसर का भाग होता है, स्त्री केसर का। पुंकेसर को इंग्लिश में आप स्टामेन बोलते हो, ठीक है, स्टामेन बोलते हो। जबकि स्त्री केसर को आप क्या बोलते हो? पिस्टिल बोलते हो, पिस्टिल। नेक्स्ट है बीजांड पाया जाता है। बीजांड वर्तिका में पाया जाता है, अंडाशय में, वर्तिकागर में, परागकोश में। देखिए एक फूल जो होता है उसके बहुत सारे भाग होते हैं, स्टिग्मा, ओवरी, स्टिग्मा, ठीक है, एंथर, ये सब इसके भाग होते हैं। इसने पूछा बीजांड कहाँ पर पाया जाता है?
ओवुल कहाँ पर पाया जाता है? तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय यानी कि ओवरी के अंदर पाया जाता है, ओवरी के अंदर पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? पुष्पों की संरचना सदैव समान नहीं होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज नॉट ऑलवेज द सेम, ये भी सही है। कभी फूल छोटे आएंगे, कभी बड़े आएंगे, ये कथन तो सही है। स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग अंडाशय होता है। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द पिस्टल इज ओवरी, अभी तो मैंने आपको बताया था भी, जो स्त्री केसर जो होती है उसका सबसे निचला जो भाग होता है वो अंडाशय होता है। उसके बाद में वर्तिका आती है, फिर सबसे ऊपरी भाग वर्तिकाग्र होता है, स्टिग्मा जिसको आप बोल सकते हैं। लेकिन जो अंडाशय वो ऊपरी भाग नहीं होता है इसका, ठीक है। पुष्पों में पुकेसर स्त्री केसर की संख्या समान नहीं होती है, बिल्कुल। जो नंबर ऑफ स्टामेन्स हैं और पिस्टिल्स है फ्लावर के अंदर वो इक्वल नहीं होते हैं। कुछ पुष्पों में पुंकेसर, स्त्रीकेसर और अन्य संरचना उपस्थित हो सकती है। स्टामेन्स, पिस्टिल एंड अदर स्ट्रक्चर में भी एब्सेंट इन सम फ्लावर, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन इसके अंदर असत्य कथन है। शरीर की गति के कौन कौन से प्रकार होते हैं? भाई आपका शरीर जो है किस प्रकार से गति करता है? बोले सर मैं तो चल भी लेता हूँ, दौड़ भी लेता हूँ, टहल भी लेता हूँ, ठीक है, और जो पक्षी हैं वो उड़ भी लेते हैं। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंग कर चलना, तैरना, ये सब प्राणी या कोई जंतु हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का उनका एक तरीका होता है। मैं आपको बोलूं वहां से वहां तक जाओगे, भाग के जाओगे, दौड़ के जाओगे, चल के जाओगे, छलांग मार के जाओगे, वही तो होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइड में आपको जंतु दिए गए हैं और एक साइड में उनका गमन का माध्यम दिया गया है। भाई मनुष्य क्या करता है? मनुष्य तो चलता है ना, तो मनुष्य वैसे तैर भी लेता है लेकिन चलता है मनुष्य तो, ठीक है। मछली तैरती है और सांप रेंगता है और पक्षी क्या करता है? उड़ता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है? ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। वेरी इजी क्वेश्चन था। वह स्थान जहां पर शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से घुमा या मोड़ सकते हैं क्या कहलाते हैं? व्हाट इज द प्लेस वेयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन बी रोटेटेड और बेंट फ्रॉम द सेम प्लेस कॉल्ड? जैसे आपने घुटना देखा होगा, मोड़ सकते हो, कोहनी आपने देखा होगी, मोड़ सकते हो उसको, ठीक है। विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ सकते हो। जैसे मैं आपको बोलूं कोहनी मोड़नी, तो ऐसे मोड़ोगे, ऐसे थोड़ी कि आप कोहनी का जो हाथ के बीच का हिस्सा उसको मोड़ दोगे, नहीं, जहां से आपका मुड़ता है वहीं से मुड़ोगे। और जहां से आपका ये हिस्सा मुड़ता है उस भाग को पूछा गया क्या कहते हैं? उस भाग को कहते हैं ट्रेटी, यानी कि उस भाग को कहते हैं संधि। आपके शरीर में जितने भी घुमावदार चीजें हैं, जहां से आप हाथ को, उंगलियों को मोड़ते हैं, ठीक है, जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कोहनी, कंधा, आपकी गर्दन, इन ही स्थानों को आप संधि कहते हैं, ट्रेटी कहते हैं। नेक्स्ट, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? आपका सिर और जो गर्दन है उसको जोड़ने वाली संधि को, ट्रेटी को क्या कहा जाता है? उस ज्वाइंट को क्या कहा जाता है? ज्वाइंट या ट्रेटी या संधि, उसको बोला जाता है बाल सॉकेट ज्वाइंट, कंदुक खलिका संधि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, ठीक है। नहीं, यहाँ पे गर्दन और सिर को जोड़ने वाली, सॉरी, गर्दन और सिर को जोड़ने वाले की बात की गई है, तो पिवोट ज्वाइंट बोलोगे भाई उसको, दुरागर संधि बोलोगे, पिवोट ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। आप गर्दन को दाएं कर सकते हो, बाएं कर सकते हो, ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो। तो जो आपकी गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि है, जो ज्वाइंट है, वो है दुरागर संधि, पिवोट ज्वाइंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करनी है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एक अस्थि का गोल हिस्सा दूसरे हस्ती के कटोरी रूपी गुहिका के अंदर धंसा हुआ रहता है। द राउंड पार्ट ऑफ वन बोन रिमेन्स एम्बेडेड इन द बोल शेप्ड कैविटी ऑफ द अदर बोन। देखे, आपने एक्सरे में या कभी हड्डी का एक्सरे कभी आपने देखा होगा, जो आपकी जो हड्डी होती है, आपकी हड्डी का एक हिस्सा, जैसे मान के चलो ये हड्डी है, आपके घुटने की हड्डी है, ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये नीचे वाला हिस्सा है। ये बोला कि एक दूसरे के अंदर ये ऐसी धसी हुई होती है, ऐसे ज्वाइंट होती हैं एक दूसरे में,
यहाँ से ज्वाइंट रहेंगी, एक दूसरे के अंदर क्या होती धसी हुई होती हैं, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट रहेगा। उपरोक्त प्रकार की संधि को कंदुक खलिका संधि कहते हैं। द टाइप ऑफ ज्वाइंट इज कॉल्ड बॉल सॉकेट ज्वाइंट, बिल्कुल सही है। यानी कि वो ज्वाइंट जो आपस में धसे हुए होते हैं, जो आपस में एम्बेडेड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कंदुक खलिका यानी कि बॉल सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं। दोनों कथन सही है। तो इसने पूछा है असत्य, तो असत्य कौन सा भी इसके अंदर नहीं है, न ही एक और न ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन आपको बताना है कि इनमें से गलत कथन कौन सा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, दुरागर संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले के अंदर घूमती है। मैंने आपको बताया जैसे आपका ये एक कपाल है, ठीक है, आपका ये कपाल का हिस्सा है, खोपड़ी है ये आपकी, ठीक है, ये आपकी खोपड़ी है, मानव की खोपड़ी है, और ये आपकी यहाँ पे गर्दन है, ठीक है, ये आपकी क्या है, यहाँ पे गर्दन है। ये जो गर्दन है आपकी और आपके सिर से जो जुड़ी हुई होती है, ये यहाँ पे एक संधि होती है, एक ज्वाइंट होता है जिसको आप पिवोट ज्वाइंट बोलते हो, जिसको आप दुरागर संधि बोलते हो। दुरागर संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले के अंदर घूमती है। बिल्कुल भैया, आप गर्दन को इधर उधर करते हो, ऊपर नीचे करते हो, एक छल्ले के रूप में घूमती है, पहला सही है। कंदुक कलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। मैंने आपको बताया जो जितने भी आपके ये ज्वाइंट होते हैं, बॉल सॉकेट ज्वाइंट अलाउज द हैंड टू रोटेट कंप्लीटली इन सर्कुलर मोशन, ऐसे अपने हाथ को सर्कुलर मोशन में घुमा सकते हो। किसके क्यों घुमा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कौन सी संधि है, कौन सा ज्वाइंट है, कंदुक खलिका संधि। हिंज यानी कि कब्जा, हिंज ज्वाइंट जिसको आप बोलते हो, संधि में केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है, एक ही दिशा में गति हो सकती है। देखिए जैसे आपकी कोहनी है, कोहनी को एक ही दिशा के अंदर या तो इधर या उधर, या तो इधर या उधर, ऐसे थोड़ी ऊपर नीचे, ऊपर नीचे नहीं मोड़ सकते। आपकी जो कोहनी है एक ही दिशा में गति हो सकती है, आपकी कोहनी की एक ही दिशा में, ऐसा नहीं कि पूर्व पश्चिम एक दिशा में, ऊपर ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते। तो हिंज संधि में केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है, बिल्कुल सही है। कोहनी में दुरागर संधि होती है, भाई कोहनी में नहीं होती, गर्दन में होती है। कोहनी में हिंज हिंज ज्वाइंट होता है, आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है उसके माध्यम से, ठीक है। तो कोहनी में दुरागर संधि नहीं होती, पिवोट ज्वाइंट नहीं होता है, डी ऑप्शन इसके अंदर गलत है। नेक्स्ट, हाथ का वृत्ताकार घुमावदार होना किस संधि के कारण होता है, अभी मैंने आपको बताया बॉल सॉकेट ज्वाइंट के कारण, कंदुक खलिका संधि के कारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहनी और घुटना में कौन सी संधि होती है, कोहनी और घुटने के अंदर कौन सी संधि होती है, हिंज संधि होती है, अभी आपको बताया, जिसको आप एक ही दिशा के अंदर घुमा सकते हो, हिंज ज्वाइंट होता है, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ऊपरी जबड़े व कपाल के मध्य हड्डी किस संधि का उदाहरण है, द बोन बिटवीन द अपर जा, यानी कि जो आपका जो ऊपरी जबड़ा है और जो क्लेविकल है, ठीक है, जो क्लेविकल है, ऊपरी जबड़े और कपाड़ के मध्य हड्डी किस संधि का उदाहरण है, इज एन एग्जांपल ऑफ विच ज्वाइंट। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अचल संधि, इमूवेबल ज्वाइंट, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। देखिए आपने देखा होगा कुछ हड्डियां हैं और ये हिल नहीं सकती हैं, जैसे आप जबड़े को ऐसे ऐसे थोड़ी हिला तो सकते हो, ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ये हिल नहीं सकती हैं। ये जो संधि हैं वो एक ही जगह पर रहती हैं, ये ऐसे ज्वाइंट है जो एक ही जगह के ऊपर रहते हैं, जो अचल हैं, जो इमूवेबल हैं, मूवेबल नहीं है, उनको आप अचल संधि बोलते हो। जैसे आप अपना मुंह खोलते हो, जो आपका निचला जबड़ा है उसको वो सिर से दूर चला जाता है, जबकि ऊपरली जो आपका जबड़ा है, जो आप उसको हिलाने का प्रयास करोगे, देखिए आप खुद करिए, जब आप अपना मुंह खोलिए, नीचे वाला जबड़ा तो आपके सिर से दूर आ जाएगा और ऊपर वाला अलग ऊपर ही रहेगा, ठीक है। क्या आप उसको हिला सकते हो ऊपर वाले जबड़े को जब मुंह खोलोगे? नहीं। तो वो अचल संधि का उदाहरण है, कोई इमूवेबल ज्वाइंट का उदाहरण है, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एक्सरे चित्र से हमारी शरीर की किसकी आकृति प्राप्त कर सकते हैं, धमनी में हुई अस्थि की या अस्थि में हुई अस्थि की। देखिए आप लोग जानते हैं डैमेज टू द आर्टरी
या आपकी कोई धमनी में कुछ हानि हो गई या बोन में, तो क्या बोलते हैं, बोले एक्सरे करवा लो। ठीक है, तो दोनों सही है इसके अंदर, एक और दो, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्पेल किसे बोलते हैं भाई? कार्पेल, कार्पेल का मतलब होता है रिस्ट मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स, अनेक छोटी अस्थियां बनी, वक्स नहीं, चेस्ट नहीं, चेस्ट से रिलेटेड नहीं होता है। अनेक छोटी बनी अस्थियां बनी, पैर, पैर की नहीं होती है कार्पेल। भाई कार्पेल उनको बोलते हो जो आपकी जो कलाई होती है, ठीक है, जो आपकी कलाई होती है उसके अंदर क्या होता है, उंगलियां होती हैं, उंगलियां में भी क्या होती हैं, बहुत सारी हड्डियां होती हैं, बहुत सारी हड्डियां होती हैं। आपकी कलाई क्या होती है, बहुत लचीली होती है, और आपकी कलाई के अंदर बहुत छोटी छोटी हड्डियों से ये मिलकर बनी है, और उन्हीं हड्डियों को कार्पेल कहा जाता है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हम शरीर की अस्थियों के आकार को कैसे देख सकते हैं? हाउ कैन वी सी द शेप ऑफ द बोन इन द बॉडी? किसकी मदद से देख सकते हैं? एक्सरे। भाई मेरी हड्डी बढ़ तो नहीं गई, ऐसे बोलते हैं ना, तेरी हड्डी बढ़ रही है, तो आपकी हड्डी का साइज आप एक्सरे के द्वारा देख सकते हैं। पसलियों की संख्या कितनी होती है? द नंबर ऑफ रिब्स, रिब्सों की संख्या होती है 24। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। ठीक है, जो आपकी चेस्ट है 12 एक तरफ होती है और 12 एक तरफ होती है, टोटल जो पसलियां होती हैं वो 24 पसलियां होती हैं, और ये जो पसलियां हैं आपके शरीर को, आपके शरीर के बहुत सारे अंगों को क्या करती हैं, सुरक्षित रखती हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? पसलियां वक्स एवं मेरुदंड से जुड़ी होती हैं। वक्स क्या होती है, यानी कि आपकी चेस्ट से जुड़ी होती हैं, और द रिब्स आर, रिब्स यानी कि पसली, अटैच टू द थोरक्स एंड स्पाइन। बिल्कुल सही बात है भाई, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है और आगे की जो छाती है उसी से तो जुड़ी हैं आपकी पसलियां। पसलियों की संख्या 12 होती है, ये दो कथन गलत है भाई, यही तो उसने पूछा गलत। पसलियों की संख्या तो 24 होती है, 12 एक साइड में और 12 एक साइड में। पसलियां हृदय को सुरक्षा प्रदान करती हैं, ये भी सही है, तो दूसरा इसके अंदर गलत हो जाएगा। द नंबर ऑफ रिब्स इज 12 नहीं 24 है। नेक्स्ट है, केसु कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ वर्टेब्रे, वर्टेब्रे की संख्या इसने पूछा है, कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 33। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखिए आपकी जो, आपने घुटने देखे होंगे आपके, बहुत बार आप अपने जो हाथ है ऐसे मुड़ के घुटनों पे लगाते हो, यानी कि नीचे पैरों पे लगाते हो, तो किसकी सहायता से मुड़ पाते हो आप ऐसे? भाई नीचे आप झुक जाते हो, मैं आपको बोलूं कि आपको आपके हाथ हैं पैरों को लगाने हैं तो आप झुकोगे, वो जो आपकी शेप बनती है वो किसके कारण बनती है? वो कशेरुकाओं के कारण ही बनती है, वर्टेब्रे के कारण ही बनती है, और उनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग, और बताना है कौन सा कथन इसके अंदर सही नहीं है। सही नहीं ये बताना है। मेरुदंड एक लंबी, सीधी और कठोर, ये तो गलत हो गया भाई। द स्पाइन इज ए लॉन्ग, स्ट्रेट एंड हार्ड बोन, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। मेरुदंड, मेरुदंड की संरचना 33 छोटी छोटी अस्थि जिसे कशेरु कहते हैं उनसे बना होता है, बिल्कुल सही बात है। मेरुदंड, द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइन इज मेड ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टेब्रे, यानी कि जिसको आप कशेरु कहते हैं। दूसरी स्टेटमेंट इसके अंदर जो है सही, दूसरी स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट इसके अंदर गलत है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? पसलियां वक्ष और मेरुदंड से जुड़ी होती हैं, पसलियों की संख्या 12 होती है, पसलियां हृदय की सुरक्षा प्रदान करती हैं, या इनमें से सभी? तो आपको इनमें से बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो सेशन को शेयर कर देना, लाइक कर देना। बाकी करते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। क्लास को टाइम से ज्वाइन करते रहो, डेली ज्वाइन करते रहो, साथ के साथ में रिवीजन करते रहो। कंप्लीट पीडीएफ
PYQ विद हरियाणा करंट अफेयर्स आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम को, टेलीग्राम को, व्हाट्सएप को, तीनों चैनल को आप फॉलो कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।